एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। हाँ, रुक जाओ, जा कहाँ रहे हो? स्किप करने से वर्दी ले लोगे क्या? बताओ तो क्या चाहते हो? इस उम्र में भी विद्या कसम या तुम्हारी वाली या तुम्हारे वाले की कसम से रोके अच्छा लगेगा? बताओ गुरु। नहीं ना? तो सुन लो, 2100 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है ना हमारी, उसका ये थर्ड पार्ट है। बाकी दोनों पार्ट का ना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मन करे तो देख लो, नहीं भी मन करे तो भी देख लो, क्योंकि कोई ऑप्शंस नहीं है। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है भाई, तो देखना तो पड़ेगा ना। और इस वीडियो में 200 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग तो वैसे 200 प्रश्न, इसको ना कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि 200 प्रश्नों से ज़्यादा हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि हर एक ऑप्शंस को ना हम लोग डिटेल में कवर करते हैं, तो उससे ना बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे कवर हो जाते हैं। और अगर अगर आपके कानों से खून नहीं आ रही हो हमारी आवाज़ से, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और कंटिन्यू करते हैं हम लोग। कि वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद संघर्ष आरंभ किया गया था? तो किसके लिए किया गया था ये? सूती मिल कामगारों के लिए। किसके लिए? सूती मिल कामगारों के लिए। आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना। ऑप्शन बी, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा। ऑप्शन सी, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना। और ऑप्शन डी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो सही आंसर क्या है इसका? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। आगे है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? एक बारी आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि ये हुआ कब था। तो ये कब हुआ था? 1814 से 1816। कब हुआ था? 1814 से 1816। और 1816 में ही ना ट्रीटी ऑफ सुगौली, जिसको बोलते हैं सुगौली की संधि, ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी। और आंग्ल नेपाल युद्ध, उसको ना गोरखा युद्ध भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोरखा युद्ध। और ये किसके टाइम पीरियड में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में। कब हुआ था ये? लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में। आगे देखेंगे हम लोग, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग। तो किसने ले लिया था? यहाँ पे गलत आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन सी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये लॉर्ड वेलेस्ली होगा। हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है ना कि 1799 में जो फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ब्रिटिश ने मैसूर को अपने राज्य में मिला लिया था। आगे है, ठगों के दमन से निम्नलिखित में से कौन संबंध रखते हैं? तो कौन है ये? कैप्टन स्लीमैन। कौन है? कैप्टन स्लीमैन। ऐसे क्वेश्चन जिसके ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे जैसे कि वन लाइनर एकदम फैक्चुअल है कि कौन थे ठगों के दमन से, तो कैप्टन स्लीमैन, ऐसे याद रखने वाला क्वेश्चन है ये। तो ये बाकी ऑप्शंस देख के भी ना कोई फायदा नहीं है, तो इसको बस ऐसे ही याद रखेंगे कि ठगों के दमन से कौन थे? कैप्टन स्लीमैन। आगे है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो ये किसने लगाई थी? विलियम बेंटिक ने। किसने लगाई थी? विलियम बेंटिक ने। कब लगाई थी? 1829 में। कब लगाई थी? 1829 में। आगे है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त हो गई? आगे ये क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको दोबारा भी पूछा गया है कि कब, ईयर क्या था इसका? तो 1829। आगे है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो इसका भी डायरेक्ट आंसर देखेंगे हम लोग ताकि याद हो जाए। तो ये कब हुआ था? ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। क्या है? ऑप्शन बी, 1789 में बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। आगे की स्लाइड पे आते हैं हम लोग। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो ऑप्शन ए, अपहरण की नीति द्वारा। ऑप्शन बी, युद्ध द्वारा। ऑप्शन सी, सहायक संधि द्वारा। और ऑप्शन डी, कुशासन के कारण। तो ये किसकी वजह से हुआ था? कुशासन के कारण। और लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति भी बोला जाता है, उसके तहत कौन सा राज्य था जो सबसे पहले विलय हुआ था? ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में आपको मिल जाएंगे कि कौन सा राज्य था जो सबसे पहले विलय हुआ और कौन सा राज्य था जो सबसे लास्ट में हुआ। तो एक बारी ना हम उसकी सीरीज को देख लेंगे कि कौन सा कब हुआ था और किसके बाद कौन सा है, ठीक है, ताकि आगे के क्वेश्चंस में ना प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे सबसे पहले था सताड़ा। सबसे पहले क्या था? सताड़ा। और सताड़ा कब विलय हुआ था? तो ये हो गया था ना 1848 में ही। यहाँ पे जगह नहीं है उतना, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, इसको रिमूव कर ले, 1848, ठीक है, 1848। और उसके बाद है जैतपुर, फिर है संभापुर, फिर है बघाट, फिर उदयपुर, झांसी, नागपुर, और सबसे लास्ट में क्या है? अवध। अवध का क्या है? 1856। क्या है अवध का ईयर? 1856। आगे है, जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का नाम था? तो किसका नाम था ये? ये था लॉर्ड डलहौजी का ही नाम था। क्या नाम था इसका? जेम्स एंड्रयूस रैमजे।
लॉर्ड डलहौजी। आगे है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शंस देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए है जनाक्रोश, ऑप्शन बी है सैनिक आक्रोश, ऑप्शन सी है ईसाई मिशनरी का प्रबंध, ऑप्शन डी है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो क्या है इसका सही आंसर? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था यहाँ के ऑप्शंस में। मतलब यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना इसकी वजह से, वरना पूछा जाता है ना कि मेन रीज़न क्या था, जैसे कारतूस वाले, चर्बी वाले या सैनिक विद्रोह, ऐसे करके भी ऑप्शन देता है ना। तो यहाँ का जो ऑप्शन है ना उसमें ब्रिटिश साम्राज्य की नीति ही सही आंसर है। आगे देखेंगे हम लोग फूट डालो और राज करो की नीति। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई, मतलब किसका था ये, किसका था? तो ऑप्शन पे आएंगे हम लोग। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो किसका था ये था कर्जन का। ये किसका था? कर्जन का। और इसको क्या बोलते हैं ना, फूट डालो और राज करो, तो ये क्या बोला जाता है इसको? फूट डालो और राज करो को क्या बोला जाता है? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। क्या बोला जाता है? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इसी के तहत ना 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था कर्जन के समय, वो इसी तर्ज पे था, फूट डालो और राज करो की नीति पे। आगे है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसका कथन है? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो कौन है ये है कर्जन। ये कौन है? कर्जन। इसको तो इज्जत देने की जरूरत भी नहीं है, लॉर्ड कर्जन। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेसिडेंट था जो अवध ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? अच्छा, जब अवध ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था तो उस टाइम में ब्रिटिश रेसिडेंट कौन था? तो ये कौन था? इसका सही आंसर क्या है? जेम्स आउटरम। ये कौन था? जेम्स आउटरम। और अवध का विलय कब हुआ था? तो 1800, अभी मैंने पहले भी बताया ना कि 1856 में। कब हुआ था? 1856 में। आगे है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो किसके टाइम में बिछाई गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी। सॉरी, सही आंसर पे मार्क करेंगे हम लोग। ये इसको रिमूव कर ले एक बारी। हाँ, तो कौन था ये? लॉर्ड डलहौजी। किसके टाइम में? लॉर्ड डलहौजी। और ईयर क्या था? तो ये था 1853। कब हुआ था ये? 1853 में ही हुआ था। ठीक है, इसको रिमूव कर लेंगे हम लोग ताकि क्लियर दिखे ना सबको। फिर 1853 में, तो कहाँ से कहाँ तक था ये? तो ये सबको, बहुतों को पता होगा ये रेलवे लाइन वाले क्वेश्चंस। अगर जिसको नहीं भी पता है वो भी याद रख ले ऐसे। बम्बई से थाने, कहाँ से? बम्बई से थाने। अगर बहुत डेप्थ में पूछता है कि कितना किलोमीटर था, तो कितना किलोमीटर था ये? 34 किलोमीटर। क्या था? 34 किलोमीटर। और रेलवे लाइन का क्या नाम था? तो रेलवे लाइन का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। क्या नाम था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, जिसको बाद में ना बदल दिया गया था। और बाद में बदल के क्या रखा गया था? तो सेंट्रल रेलवे रख दिया गया था। क्या रखा गया था? सेंट्रल रेलवे। आगे देखते हैं हम लोग, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? आ गया ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या है? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। क्या है? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। और इसको बाद में बदल के सेंट्रल रेलवे रख दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ किसके टाइम में हुआ था? ये प्रमुख विस्तार डफरिन के समय में, डलहौजी, लिटन या कर्जन के समय में। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, डलहौजी के टाइम में। किसके टाइम में? डलहौजी के टाइम में। आगे देखते हैं हम लोग, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ? तो किसके टाइम में हुआ था? ये किसके टाइम में हुआ था विधवा पुनर्विवाह? तो ये तो डलहौजी के टाइम में हुआ था ना। यहाँ पे भी लग रहा है कि गलत आंसर दिया हुआ है, पता नहीं। इसको वापस से आप लोग एक बार, अगर ये गलत होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि विधवा पुनर्विवाह, क्योंकि मेरे हिसाब से तो लॉर्ड डलहौजी ही होना चाहिए, जो कि 1856 में ही हुआ था ये विधवा पुनर्विवाह। और ये हाँ सही, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। और इसके मेन थे ना ईश्वर चंद विद्यासागर। ये उस टाइम में यही था डलहौजी, लेकिन जो मेन थे कर्ता धर्ता इसके, तो ये कौन थे? ईश्वर चंद विद्यासागर। और विष्णु पंडित शास्त्री भी थे, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। विष्णु पंडित शास्त्री थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना करवाई थी। क्या करवाई थी? विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना करवाई थी। किसने? विष्णु पंडित शास्त्री ने। आगे देखते हैं हम लोग, 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बर्नहम ने, सर हरकॉट बटलर ने। तो किसने सुनाया था? कैनिंग ने। किसने सुनाया था? कैनिंग ने। 1857 की क्रांति में कौन था? तो ये कैनिंग ही था। कौन था? कैनिंग ही था उस टाइम। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रथम वायसराय बना? तो ये कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग।
लॉर्ड कैनिंग। लास्ट गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय भी यही बना था, लॉर्ड कैनिंग। आगे है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ सुनाया था। अभी पूछा गया कि किसने पढ़ा था, तो लॉर्ड कैनिंग था। और कहाँ पे पढ़ा था, तो ये इलाहाबाद में पढ़ा था। कहाँ पे, इलाहाबाद में। आगे देखते हैं हम लोग, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया। सामग्री ही है ना, हाँ, सामग्री कब नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन ए है 1858, ऑप्शन बी 1876, ऑप्शन सी 1877, ऑप्शन डी 1885। तो सही आंसर क्या है इसका, 1858 में। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बारी ये क्वेश्चन आया है बैक टू बैक, कि 1 नवंबर 1858 महारानी विक्टोरिया, यहाँ पे ईयर पूछ लिया, यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन थे, कौन पढ़ के सुनाए थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। वाइसराय कौन बने, तो लॉर्ड कैनिंग बने। कहाँ पे, इलाहाबाद में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। तो ये किसने किया था, ये किया था एल नब्रो ने। किसने किया था, एल नब्रो ने, लॉर्ड एल नब्रो ने। आगे है, निम्नांकित में से किसका सुमेल सही नहीं है। किसका सुमेल सही नहीं है, तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत, और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। क्या है, उच्चतम निष्क्रियता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। क्योंकि इसका सही आंसर यही नहीं होगा। उच्चतम निष्क्रियता ना जॉन लॉरेंस ने शुरू की थी। किसने की थी, जॉन लॉरेंस ने। जॉन लॉरेंस का सिद्धांत है उच्चतम निष्क्रियता। तो इसके ऑप्शंस को भी हम लोग देखेंगे। इसका ऑप्शन है पहला लॉर्ड कॉर्नवालिस और स्थायी बंदोबस्त, जिसको मैंने पिछले वाले वीडियो में कवर करवा रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें भी मैंने 200 प्रश्नों को सॉल्व करवाया और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताया है। वहाँ पे मैंने डिटेल में बता रखा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग उसको स्किप करते चलेंगे। इवन लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि है, और अभी अभी मैंने बताया कि लॉर्ड डलहौजी की जो व्यक्तिगत का सिद्धांत था, या जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, वो मैंने बता रखा है। तो आगे बढ़ेंगे। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था। तो पेशवाई को कब समाप्त किया गया था, तो 1818 में। कब समाप्त किया गया था, 1818 में। 1818 में ही ना तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और किसके टाइम में हुआ था ये, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में। और किस किस के बीच में हुआ था, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय वर्सेस लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, और तभी पेशवाई को खत्म कर दिया गया था। आगे है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, तो किसके टाइम में हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम में। किसके टाइम में, लॉर्ड मेयो के टाइम में। और कब हुई थी ये, तो 1872 में। फर्स्ट सेंसस 1872 में। फर्स्ट सेंसस बोला जाता है इसको 1872 में। लेकिन पहली पूर्ण जनगणना, जो जनगणना हम लोग बोलते हैं, काउंट करते हैं, पहला अगर बोला जाए ना कि पहला जनगणना कब हुआ था, तो 1872। लेकिन पहली पूर्ण जनगणना तो ये हुई थी 1881 में। कब हुई थी, 1881 में। और इस टाइम कौन थे, तो इस टाइम थे लॉर्ड रिपन। इस टाइम कौन थे, लॉर्ड रिपन। आगे देखते हैं हम लोग, आगे के स्लाइड में आते हैं। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तो एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी। तो ये कौन थे, ये थे लॉर्ड मेयो। ये कौन थे, लॉर्ड मेयो। इसको सही से मार्क कर लेंगे हम लोग, लॉर्ड मेयो को। हाँ, आगे है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये कौन था, ये था लॉर्ड लिटन। ये कौन था, लॉर्ड लिटन। आगे है, भारत में स्थानीय स्वायत्त स्वशासन शासन को किसने प्रोत्साहित किया था। तो ये किसने किया था, रिपन ने। किसने किया था, रिपन ने। आगे देखते हैं हम लोग, इल्बर्ट बिल विवाद, ये भी किससे संबंधित है, तो ये भी लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड से संबंधित है। इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग। भारतीय द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंध लागू किया जाना। ऑप्शन बी, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। ऑप्शन सी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। और ऑप्शन डी, आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क को हटाया जाना। तो एल्बर्ट बिल किससे संबंधित था, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाने के लिए था ये। और एल्बर्ट बिल के टाइम में कौन थे, तो लॉर्ड रिपन थे। कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। और एल्बर्ट बिल आया कब था, तो ये 1883 में आया था। कब आया था, 1883 में आया था। आगे देखते हैं हम लोग, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को
आवश्यक नियम बताने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया था। तो ये भी किसके टाइम में हुआ था? रिपन के टाइम में। किसके टाइम में? रिपन के टाइम में। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो आया था वो किसके टाइम में आया था? लॉर्ड रिपन के टाइम में, 1881 में ही आ गया था। आगे देखते हैं हम लोग, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए है वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। ऑप्शन बी, केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। ऑप्शन सी, वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ऑप्शन डी, वे अमेरिका में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो वो कहाँ नहीं थे? अमेरिका में। भारत में तो वो बोल ही रहे थे कि मशीनीकरण नहीं होना चाहिए था। आगे है मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन है? महापद्मानंद। ये कौन है? महापद्मानंद। और महापद्मानंद कौन थे? तो ये नंद वंश के संस्थापक भी थे। ये कौन थे? नंद वंश के संस्थापक, जिन्हें और भी कई नामों से जाना जाता है, जिसमें उग्रसेन भी है। उग्रसेन के नाम से भी महापद्मानंद को जाना जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय या ऑप्शन डी खारवेल। तो कौन थे ये? खारवेल थे। कौन थे ये? खारवेल। और खारवेल का एक और है ना, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि हाथी गुम्फा शिलालेख किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा सही आंसर, खारवेल से संबंधित है। किससे? खारवेल से। और खारवेल कौन से वंश के थे? तो ये चेदी वंश के थे। कौन से वंश के? चेदी वंश के। आगे देखते हैं हम लोग, सिकंदर भारत में कितने महीने तक रहा था? तो सिकंदर भारत में कितने महीने तक रहा था? 19 महीने तक। सिकंदर भारत में कितने महीने तक रहा था? 19 महीने तक। और सिकंदर में भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईस्वी पूर्व में। कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व में। आगे देखेंगे हम लोग, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो ये कौन थी? मस्सक। ये कौन थी? मस्सक की। आगे है, इनमें से कौन सा मौर्य अधिकारी आधुनिक जिलाधीश के समान माना जाता है? तो कौन माना जाता है? राजुक। कौन माना जाता है? राजुक। राजुक को ही आधुनिक जो जिलाधीश है उनके अनुसार माना जाता है मौर्य काल में। आगे है, भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक सारनाथ पिलर के धम्म चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो कितनी है? 24। कितनी है? टोटल 24। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में अशोक के अभिलेख उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी कर्नाटका। तो कहाँ पे नहीं है? तमिलनाडु में नहीं है। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख बौद्ध धर्म के नियमों को प्रकट करता है? तो कौन सा अभिलेख बौद्ध धर्म के नियमों को प्रकट करता है? तो ये है भब्रू। ये कौन सा है? भब्रू। और मस्की अभिलेख में ही अशोक को प्रियदर्शी राजा अशोक भी बोला गया है। कहाँ बोला गया है प्रियदर्शी राजा अशोक? तो मस्की अभिलेख में। आगे देखते हैं हम लोग, कौन सा क्षेत्र अशोक के शासन का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मद्रास। कौन सा नहीं है? मद्रास नहीं है। आगे है, कालसी किस हेतु प्रसिद्ध है? कालसी किस हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बौद्ध चैत्यों हेतु, ऑप्शन बी फारसी सिक्कों के कारण, ऑप्शन सी अशोक के शिलालेख के कारण, ऑप्शन डी गुप्तकालीन मंदिरों हेतु। तो किस लिए है? अशोक के शिलालेख के कारण कालसी प्रसिद्ध है। आगे है, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, जिसकी राजधानी का उस समय क्या नाम था? तो क्या नाम था? इसका नाम था पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक जो थे हमारे पाटलिपुत्र से थे, बिहार के पाटलिपुत्र से। आगे है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? आ गया ये क्वेश्चन, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। आगे है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र निम्न में से कौन सा था? यह सबसे पहला होगा, यहाँ पे सही मेंशन नहीं है, या तो स्लाइड में कोई प्रॉब्लम है। तो ये सबसे पहले कौन सा है? सबसे पुराना और सबसे पहला कौन सा है? तक्षशिला है। कौन सा है? तक्षशिला है। आगे देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो कौन सा है ये? सहबाजगढ़ी। और एक और मैंने पहले भी बताया ना पहले वाले वीडियो में कि मानसेहरा और सहबाजगढ़ी। क्या है? मानसेहरा और सहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है वो खरोष्ठी लिपि में है। आगे है, रोमन बस्ती कहाँ प्राप्त हुई थी? रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो कहाँ से? अरिकमेडु से। कहाँ से? अरिकामेडु से। आगे है, बिंदुसार के शासन काल में कहाँ पर विद्रोह हुए थे? तो कहाँ हुए थे? तक्षशिला में। कहाँ हुए थे? तक्षशिला में। आगे है, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है?
खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी? किससे हुई है? अरमाइक से। किससे हुई है? अरमाइक से। आगे है, कौन सा मौर्य राजा अमित्र घात नाम से भी जाना जाता है? तो किसे बोला जाता है? बिंदुसार को। बिंदुसार को ही बोला जाता है अमित्र घात। क्या बोला जाता है? अमित्र घात। आगे है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए मिले हैं? ऑप्शन ए मगधी, ऑप्शन बी ब्रह्मी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी देवनागरी लिपि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मी। किसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मी। अशोक के शिलालेख जो है ना हमें, वो ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक और यूनानी लिपि में भी मिले हैं। किस किस में? ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमेइक और यूनानी लिपि में भी मिले हैं। आगे है, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? सांची में जो बौद्ध स्मारक है उसका निर्माण किसने किया था? तो ये किसने किया था? मौर्य राजवंश ने। किसने किया था? ये मौर्य राजवंश ने और सम्राट अशोक ने किया था। आगे देखते हैं हम लोग, आंध्र प्रदेश में सातवाहनों का उत्तराधिकारी कौन था? आंध्र प्रदेश में सातवाहनों का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए आभीर, ऑप्शन बी कदम्ब, ऑप्शन सी इक्ष्वाकु, ऑप्शन डी वाकातक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इक्ष्वाकु। ऑप्शन सी इक्ष्वाकु। और सातवाहनों के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे सिमुक। ये कौन थे? सिमुक। आगे देखेंगे हम लोग, किस सातवाहन राजा ने पश्चिम भारत के शक शासक रुद्रदमन की लड़की से विवाह किया? तो ये किसने किया था? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। किसने किया था? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। आगे देखेंगे हम लोग, दक्षिणापथपति की पदवी सबसे पहले किसने ग्रहण की? दक्षिणापथपति की पदवी किसने ग्रहण की? तो ये किसने की थी? श्री सतकर्णी ने। किसने की थी? श्री सतकर्णी ने। आगे है, कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये कौन थे? ये थे वासुदेव कण्व। ये कौन थे? वासुदेव कण्व। आगे देखते हैं हम लोग, सातवाहनों के कार्यालयीय भाषा क्या थी? तो ये कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। सातवाहनों के कार्यालय की भाषा क्या थी? प्राकृत। आगे है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन बी अशोक के, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग के और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम के। तो इसका सही आंसर क्या है? पुष्यमित्र शुंग के। मौर्य मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है? ऑप्शन ए संहारता, ऑप्शन बी व्यवहारिका, ऑप्शन सी अन्नपाल और ऑप्शन डी प्रदेश सटा। तो ये कौन थे? संहारता। संहारता को ही बोला जाता है, राजस्व इकट्ठा करने के लिए थे वहां पे मंत्री परिषद में मौर्य साम्राज्य के। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? तो कौन सा स्थान है? प्रतिष्ठान। ये स्थान और प्रतिष्ठान, यहीं से आंसर हो जाता है हमारा, स्थान और प्रतिष्ठान। है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ऑप्शन ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन बी 1920 का मुंबई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑप्शन सी 1918 में होने वाली प्रथम यूपी किसान सभा या ऑप्शन डी 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और NFTU सभा। तो इस ऑप्शंस जो दिए हुए ना इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। जैसे ऑप्शन बी देखिए, 1920 का मुंबई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1920 में। और कहाँ हुआ था ये? तो ये हुआ था मुंबई में। ऐसे भी बनता है ना। और यूपी में जो प्रथम किसान सभा हुई थी ये कब हुई थी? 1918 में। और नागपुर का संयुक्त AITUC और NFTU सभा ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1938 में। ऐसे ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस इस ऑप्शन से भी बन जाने वाले हैं, पर इसका सही आंसर क्या होगा? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। होम रूल बना कब था? तो ये हुआ था 1916 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। होम रूल किससे संबंधित है? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक से। आगे देखेंगे हम लोग, करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? ऑप्शन ए पोरबंदर, ऑप्शन बी राजकोट, ऑप्शन सी बीकानेर और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राज्यों से। तो इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी राज्यों से। आगे है, चोल साम्राज्य का अंततः किसने समाप्त किया? चोल साम्राज्य को किसने समाप्त किया? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और ऑप्शन डी मलिक काफूर। तो किसने किया था? मलिक काफूर ने किया था। किसने किया था? मलिक काफूर ने। और मलिक काफूर था कौन? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1000 दिनार में गुजरात अभियान के समय में नुसरत खान से खरीदा था। किससे खरीदा था? नुसरत खान से 1000 दिनार में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलिक काफूर को कितने दिनार में खरीदा गया। इसे बोला जाता है ना 1000 दिनारी, भी इसलिए बोला जाता है मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था।
आगे देखते हैं हम लोग, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो ये किसने किया था? हुमायूं ने। ये किसने किया था? हुमायूं ने। और हुमायूं के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो ये थे सैयद अली और अब्दुस समाद। कौन थे? सैयद अली और अब्दुस समाद। आगे है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। ऑप्शन बी, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ऑप्शन सी, ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। और ऑप्शन डी, ये अभिलेख कितने ईसा पूर्व है? 6ठी शताब्दी के हैं ये। नहीं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये कितने ईसा पूर्व शताब्दी के हैं ये तो तीसरी ईसा शताब्दी में थे, है ना, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के थे, क्योंकि ये मौर्य काल से संबंधित है। किस लिए? तो क्योंकि अशोक ने ही आजीवक संप्रदाय को दिया था ना, ये बराबर की गुफाएं अशोक ने दी थी आजीवक संप्रदाय को। और मौर्य काल का टाइम पीरियड क्या था? तो ये तीसरी शताब्दी का था, ना कि 6ठी शताब्दी का। आगे देखेंगे हम लोग, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर देखेंगे, जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। इसको याद कर लेना है एकदम कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से थे? जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यह सही सुमेलित नहीं है। हाँ, नहीं ही पूछ रहा है यहाँ पे, क्योंकि बाकी सब तो देखने से ही लग रहा है ना कि सुमेलित है। जैसे दीवाने मुस्तकराज, अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने मुस्तकराज का क्या मतलब होता है? ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये दीवाने मुस्तकराज का मतलब होता है वित्त विभाग। क्या है ये? वित्त विभाग। और आगे है दीवाने अमीर कोही। ये क्या है? दीवाने अमीर कोही, जो कि किससे है? एमबीटी से, मोहम्मद बिन तुगलक से। अमीर कोही का मतलब कृषि विभाग होता है। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अगर पूछ दिया मतलब काफ़ी डेप्थ में जाके कि दीवाने अमीर कोही का क्या अर्थ होता है, वहाँ पे कृषि तो लगेगा ही नहीं, अमीर कोही से ना कुछ और ही समझ में आएगा। तो इसका सही आंसर इसका तो वैसे सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीवाने रियासत। इसका सही आंसर हो जाएगा दीवाने रियासत, क्योंकि इसमें गलत पूछ रहा है कि इसमें से गलत कौन सा है। दीवाने रियासत भी अलाउद्दीन खिलजी से है। किससे है? अलाउद्दीन खिलजी से, ना कि बलबन से। इसको रिमूव कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। हाँ, किससे दीवाने रियासत? अलाउद्दीन खिलजी से, ना कि बलबन से। आगे आएंगे हम लोग, बुद्ध और मीराबाई के जीवन में दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? तो ये क्या था? संसार का दुख पूर्ण है। संसार का दुख पूर्ण है। आगे है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की? तो इक्ता किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश और इक्ता ऐसे याद रख लेंगे हम लोग, ई से इक्ता और ई से इल्तुतमिश। आगे देखेंगे हम लोग, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गाना वाद्यों का सबसे सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया? तो किसे माना गया है? सितार को। किसे माना गया है? सितार को। आगे है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए, जहांगीर, विलियम हॉकिंस। ऑप्शन बी, अकबर, सर थॉमस रॉ। ऑप्शन सी, शाहजहां, ट्रेवेनियर। और ऑप्शन डी, औरंगजेब, मनुची। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर, सर थॉमस रॉ। क्योंकि सर थॉमस रॉ के बारे में मैंने पहले भी बताया है आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। और इसका सही आंसर भी आप लोग को कमेंट में बताना है, क्योंकि मैंने उस वीडियो में काफ़ी अच्छे से आपको ये कवर करवाया है कि सर थॉमस रॉ या विलियम हॉकिंस, ट्रेवेनियर, ये लोग किसके टाइम पीरियड में आए थे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर दें। वैसे तो यहाँ पे सही आंसर है, मतलब अकबर और सर थॉमस रॉ ये सेम टाइम पीरियड नहीं है इनका। तो आप ये बताइए कि सर थॉमस रॉ किसके टाइम पीरियड में आए थे। आगे देखते हैं हम लोग, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि ऑप्शंस है, अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ऑप्शन बी, मुस्लिम धर्मत्व की अक्सर उपेक्षा की जाती थी। ऑप्शन सी, सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। और ऑप्शन डी, गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना सही सुमेलित नहीं वाले, इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे। जैसे इब्न बतूता कहाँ का था? ये तो मोरक्को का था। मार्को पोलो कहाँ का था? इटली का था। अब्दुल रजाक कहाँ का था? तो ये तो तुर्की का नहीं था। सही आंसर तुम्हारा यही होगा कि इसमें पूछा है सही सुमेलित नहीं है, तो ये ही सही सुमेलित नहीं है, अब्दुल रजाक
अब्दुल रज्जाक सही सुमेलित नहीं है। अब्दुल रज्जाक था कहाँ का? तो ये फारस का था, मतलब फारसी का था। ये फारसी बोला जाता है या फारस बोला जाता है। और ये आया किसके टाइम में था? तो ये देवराय द्वितीय के टाइम में आया था। किसके टाइम पीरियड में? देवराय द्वितीय के टाइम में। और इब्न बतूता किसके टाइम में आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, एमबीटी के टाइम में आया था। और चौथा है नुनीज, तो ये कहाँ का था? ये था पुर्तगाल का। ये कौन था? पुर्तगाल का था। और ये किसके टाइम में आया था? तो ये आया था अच्युत देवराय के टाइम में। और मार्को पोलो पांड्य शासक के टाइम में आया था, पांडे के टाइम में आया था। आगे है अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो किसके कारण हुई थी? शहजादा सलीम के कारण। किसके कारण हुई थी? शहजादा सलीम के कारण। और शहजादा सलीम किसका नाम था? ये क्वेश्चन भी आएगा ना कि शहजादा सलीम किसका नाम था। ऑप्शन दे सकता है बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जहांगीर। शहजादा सलीम किसका नाम था? जहांगीर का। यहाँ पे ऑप्शन बी जो लग रहा है ना, इसको भी देख लेते हैं एक बारी हम लोग कि अब्दुल रहीम खाने खाना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि खाने खाना की उपाधि अकबर ने किसको दी थी। वैसे तो मैंने इसका आंसर बता दिया कि अकबर ने ही इसको खाने खाने की उपाधि दी थी। किसको? अब्दुल रहीम को। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? अच्छा, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो ये कौन है? माइकल मधुसूदन दत्ता। ये कौन है? माइकल मधुसूदन दत्ता, जिनको पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है? गुलरुखी उपनाम। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी और ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो कौन है ये? सिकंदर लोदी। कौन है ये? सिकंदर लोदी। आगे है गांधार कला शैली की एक संश्लेषण है। किसकी? ऑप्शन ए भारत तथा फारसी कला की, ऑप्शन बी भारत तथा चीनी कला की, ऑप्शन सी भारत तथा तुर्की अफगान कला की या ऑप्शन डी भारत तथा यूनानी कला की। तो किसकी है ये? भारत तथा यूनानी कला की है गांधार कला शैली। आगे है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विलय किया था वो कौन थे? तो वो थे बीजापुर और गोलकुंडा। औरंगजेब ने दक्षिण में जो विजय किया था वो कौन से राज्य थे? बीजापुर और गोलकुंडा। आगे देखेंगे हम लोग 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्तावित किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे है निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू तो थे लेकिन गांधी जी नहीं थे? तो ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी अस्पृश्यता और ऑप्शन डी भारी औद्योगिकीकरण। तो इसका ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे ना तो आंसर पे खुद ब खुद आ जाएंगे। सत्य, इसके तो पक्षधर दोनों ही रहेंगे। अहिंसा, इसके भी रहेंगे दोनों। अस्पृश्यता, इसके भी रहेंगे दोनों। अस्पृश्यता का मतलब होता है अनटचेबिलिटी। और ऑप्शन डी है भारी औद्योगिकीकरण, जिसके पक्षधर नेहरू तो थे लेकिन गांधी जी नहीं थे। आगे देखेंगे हम लोग महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर कहाँ का था? तो लुई फिशर कहाँ का था? तो ये ना अमेरिकी पत्रकार था। लुई फिशर क्या था? अमेरिकी पत्रकार था। आगे है निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में लघु वेद की संज्ञा दी गई है। किसे दी गई है? तो कूड़ल को। किसे दी गई है? कूड़ल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। आगे है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए शाह आलम प्रथम, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी जहांदार शाह। तो ये कौन था? मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? रंगीला बादशाह। आगे है निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी थी? तो जहांगीर ने। किसने लिखी थी? जहांगीर ने। तुजुके जहांगीरी किसने लिखी थी? जहांगीर ने। आगे है मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का पूर्व अंत कैसे हुआ? पूर्व अंत कैसे हुआ था? सम्राट जहांदार शाह के शासन का अंत अच्छा कैसे हुआ था? ऑप्शन है उन्होंने उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया। इसका डायरेक्ट आंसर देखेंगे हम लोग कि जहांदार शाह की मृत्यु कैसे हुई थी। तो कैसे हुई थी ये? एक युद्ध में वो अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं पूछने चाहिए यार, फिर भी अगर पूछ रहे हैं तो एक युद्ध में अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे और इसी वजह से जहांदार शाह की मृत्यु हो गई थी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? आगे ये क्वेश्चन मतलब वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। ये जो सीरीज है ना क्वेश्चंस वाली कि कौन से सही सुमेलित नहीं है, ये वाले काफ़ी अच्छे होते हैं। इससे ना मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन ए है बाबर खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी हुमायूं चौसा का युद्ध, ऑप्शन सी अकबर हल्दी घाटी का युद्ध और ऑप्शन डी जहांगीर बल्ख का युद्ध। जैसे बाबर और खानवा का युद्ध, तो बाबर और खानवा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब।
जिसको नहीं पता है वो एकदम दिमाग में ऐसे छाप लो, ये तो बिल्कुल एकदम ऐसे रट जाने वाला है। तो ये कौन सा है? बाबर और खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1527 में। और किसके बीच में हुआ था ये? बाबर और राणा सांगा के बीच में। किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में। कब? ये 1527 में। आगे के क्वेश्चन को लिखने के लिए इसको रिमूव करना पड़ रहा है, स्पेस नहीं है यहाँ पे। आगे है हुमायूं और चौसा का युद्ध। हुमायूं और चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1539 में। कब हुआ था? 1539 में। ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी में। किसमें हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। इसको भी रिमूव कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, इन दोनों को। आगे है अकबर और हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये कब हुआ था? 1576 में। कब हुआ था ये? 1576 में। ये किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। किसके? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। और आगे जो है ऑटोमेटिक, ये तो गलत आंसर आपको मिल जाता है कि सही सुमेलित नहीं है, जहांगीर और बल्ख का युद्ध। तो थोड़ा सा बल्ख का युद्ध भी देख लेते हैं कि बल्ख का युद्ध है क्या। तो ये ना 1900 ईस्वी पूर्व में हुआ था। रकमाइल इब्न अहमद वर्सेस अमीर अम्र इब्न अल लेथ। बाहर पे बाप, इतना मतलब इतना खतरनाक नाम है इसका, बल्ख का युद्ध। अगर नहीं भी याद है तो उसको भूल जाए। मतलब ऐसे अगर तीनों को अगर आप हटा रहे हैं कि मतलब सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों को याद कर ले। ये बल्ख का युद्ध तो काफ़ी डिफिकल्ट है भाई, इसको हटा ही देते हैं हम लोग। आगे है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो किसमें है ये? अथर्ववेद में। किसमें है? अथर्ववेद में वर्णन है। आगे है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध की तिथि के अनुसार सही क्रम बताएं। अच्छा, हुमायूं के, तो हुमायूं के कौन कौन से? देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। कौन कौन सा है? देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद का युद्ध। आगे है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो ये ताड़ाबाई के हाथ में था। किसके हाथ में था? ये ताड़ाबाई के हाथ में था। आगे देख, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए है शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बाबर और ऑप्शन डी शाहजहां। तो किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। आगे है मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो किसने किया था? ये शुंग वंश ने। किसने किया था? शुंग वंश ने। आगे है मौर्यों के दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो ये था सातवाहन। ये कौन था? सातवाहन। और सातवाहन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सिमुक। आगे है आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो कौन से पुराण में मिलती है? हमें मत्स्य पुराण में। कौन से पुराण में मिलती है आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची? तो मत्स्य पुराण में। किसमें? मत्स्य पुराण में। आगे देखते हैं हम लोग सातवाहनों की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? तो ये कहाँ थी? अमरावती। कहाँ थी ये? अमरावती। आगे देखते हैं हम लोग भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? ऑप्शन ए इंडो ग्रीक, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी पार्थियन और ऑप्शन डी कुषाण। तो किसने किए थे सबसे पहले? किसने किए थे? इसको सही सही मार्क कर लेंगे हम लोग, सॉरी। ये किए थे इंडो ग्रीक ने। किसने किए थे? इंडो ग्रीक ने। आगे है किस भारतीय प्रदेश ने रोमन साम्राज्य के साथ भारतीय व्यापार को शामिल किया था? तो किसने किया था? दक्षिण भारत ने। किसने किया था? दक्षिण भारत ने। आगे है इनमें से किसने यह विलाप किया कि सोने और चांदी की ठोस ईंटें रोमन साम्राज्य में भारत में बढ़ रही है? रोमन साम्राज्य में से भारत में बढ़ रही है। तो किसने बोला? ये प्लिनी ने। किसने बोला? ये प्लिनी ने। आगे है मेनांडर, जो कि मिलिंद नाम से भी जाने जाते हैं, किस विदेशी राजवंश से संबंधित है? तो कहाँ से है ये? इंडो ग्रीक से। कहाँ से है ये? इंडो ग्रीक से। और एक पुस्तक भी है ना, मिलिंद पन्नो, ये किसकी रचना है? ये है नागसेन की। अगर बहुत डिटेल में पूछे नागसेन के साथ अगर ये ऑप्शन दे दे, मिलिंद डाल दे या मेनांडर डाल दे और ऑप्शन में डाल दे कि इनमें से एक या इनमें से दो, तो वहाँ पे ना हम लोग दोनों पे जाएंगे, नागसेन और मेनांडर, जिनको मिलिंद भी बोला जाता है, दोनों पे जाएंगे। आगे है किसके शासन में उत्तर पश्चिम से भारत में आकर सेंट थॉमस ने ईसाई धर्म को बढ़ाया था? तो किसके शासनकाल में? गोंडा फर्निस के टाइम में। किसके? गोंडा फर्निस के टाइम में। आगे है किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? तो ये किसने किया था? शकों ने। किसने किया था? शकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था। है शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है शक विजेता के रूप में? चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के रूप में जाना जाता है। आगे है निम्नलिखित में से रोम को क्या निर्यात किया जाता था? तो क्या किया जाता था रोम को? रोम को मदिरा निर्यात किया जाता था। क्या? मदिरा। आगे है चरक संहिता चिकित्सा की
किससे संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा की किससे संबंधित है? तो ये है आयुर्वेद से। किससे है? आयुर्वेद से। आगे है उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? सही आंसर देखेंगे हम लोग। अच्छा, ये स्लाइड यहीं पे खत्म हो रही है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाके उसको कवर करेंगे वहां से। आगे देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से रोम को क्या निर्यात किया जाता था? तो क्या निर्यात किया जाता था रोम को? मदिरा। क्या किया जाता था? मदिरा। आगे है चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो किससे संबंधित है चरक संहिता? आयुर्वेद से। किससे है? आयुर्वेद से। आगे है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? ऑप्शन ए इंडो ग्रीक, ऑप्शन बी कुषाणों ने, ऑप्शन सी शकों ने, ऑप्शन डी प्रतिहारों ने। तो किसने किया था ये? तो ये कुषाणों ने किया था। किसने किया था? कुषाणों ने। आगे है किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? ऑप्शन ए कुमारगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त वन, ऑप्शन सी कुमारगुप्त वन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किसने करवाया था? तो ये करवाया था कुमारगुप्त वन ने। किसने करवाया था? कुमारगुप्त वन में। और यहाँ से ना हम लोग थोड़ा सा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी पढ़ लेंगे, जिसको बनवाया किसने था? तो कुमारगुप्त वन ने। और शॉर्टकट में अगर देखें तो किसने इसको डिस्ट्रॉय किया था? तो ये किया था बख्तियार खिलजी ने। कब किया था? 1193 ईस्वी के आसपास में। और इसका डिस्ट्रॉयर भी यही था, बख्तियार खिलजी। वैसे तो इसको 3 बार डिस्ट्रॉय किया गया था, लेकिन 2 बारी ना रिपेयर हो गया था। तो 3 बारी किसने किया था? तो पहली बारी जो डिस्ट्रॉय हुआ था ना, ये हुआ था हून शासक जो थे ना, हून शासक पहली बार इसको डिस्ट्रॉय किए थे, लेकिन स्कंदगुप्त रिपेयर करवा लिए थे। और दूसरी बारी गौड़ शासक किए थे, तो हर्षवर्धन रिपेयर करवा लिए थे। लेकिन जब तीसरी बारी बख्तियार खिलजी ने किया तो ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था। और अगर इसमें आता है ना कि हर्षवर्धन और पाल शासक इससे रिलेटेड है नालंदा विश्वविद्यालय से, या स्कंदगुप्त, तो हाँ इसका सही आंसर होगा कि हाँ ये तीनों रिलेटेड हैं इससे। और नालंदा विश्वविद्यालय को ना सारदित्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सारदित्य के नाम से भी। आगे देखेंगे हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। अभी इतना ही देखते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने करंट का जो न्यूज़ देखा है नालंदा विश्वविद्यालय का, उसको भी आप लोग ना अपने करंट वाले पोर्शन में ना अच्छे से डिटेल में मेंशन कर लीजिएगा कि क्या कैसे है। और अगर नहीं ना तो फिर शॉर्ट्स में मैं उसका एक लेके आऊँगी छोटा सा वीडियो कि नालंदा विश्वविद्यालय जो अभी करंट का जो न्यूज़ है उस पर कि कितने एकड़ में बन रहा है और कब इसका शिलान्यास हुआ, एवरीथिंग वो ना एक शॉर्ट्स में लेके उसको कवर कर लेंगे हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग किस गुप्त राजा को सरकार की पदवी मिली? तो किसको मिली थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। आगे है निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाने जाते थे? तो ये कौन जाने जाते थे? सुश्रुत। ये सुश्रुत जाने जाते थे, ना कि शौनक। यहाँ पे गलत आंसर दिया हुआ है, सुश्रुत जाने जाते थे। और सुश्रुत संहिता भी है ना एक, तो वो सुश्रुत की ही रचना है। और जो चरक संहिता है वो किसकी रचना है? तो वो भी चरक की ही है। चरक संहिता को ही ना आयुर्वेद का ग्रंथ भी बोला जाता है। और आयुर्वेद के संस्थापक कौन है? तो ये ना धन्वंतरी को माना जाता है। आगे देखेंगे हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय में 3 महान पुस्तकालय थी, इनमें से कौन सा पुस्तकालय नहीं था? इनमें से कौन सा पुस्तकालय नहीं था? वैसे ना एक चीज़ और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग जानेंगे कि जो तबकाते नासरी पुस्तक है ना मिनाहे सिराज की, ये मेंशन करती है नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में। ये उस टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में मेंशन करती है तबकाते नासरी, जो कि मिनाहे सिराज की पुस्तक है। क्या है? मिनाहे सिराज की पुस्तक है। और यहाँ पे ना ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे जो यात्री थे, ह्वेनसांग और इत्सिंग, यहाँ उनके भी विवरण मिलते हैं। उन्होंने यहाँ पे पढ़ाई भी की थी और बहुत लंबे टाइम तक रहे भी थे, ये भी मेंशन है वहाँ पे। आगे है नालंदा विश्वविद्यालय में 3 महान पुस्तकालय थे, इनमें से कौन सा नहीं था? तो रत्न सागर था, रत्न शोधक भी था और रत्न रंजक था, ना कि रतौंधी पुस्तकालय नहीं था। ये सही आंसर है ना? इसका सही आंसर एक बार देख लेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए था, रत्न शोधक नहीं था, रत्न शोधक पुस्तकालय नहीं था। रत्न सागर था, रतौंधी था और रत्न रंजक था, रत्न शोधक नहीं था। आगे देखेंगे हम लोग गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? तो किसका हुआ था? भागवत धर्म का। किसका हुआ था? भागवत धर्म का। आगे है अष्टांग हृदय किस विषय से संबंधित है? अष्टांग हृदय किससे संबंधित है? तो ये है आयुर्विज्ञान से। किससे? आयुर्विज्ञान से। आगे है किस गुप्त सम्राट ने अपना नाम कविराज रखा? तो किसने रखा था? समुद्रगुप्त ने अपना नाम कविराज रखा था। किसने? समुद्रगुप्त ने। आगे है कामसूत्र के लेखक कौन है? तो ये कौन है? वात्स्यायन।
ये कौन है? वात्स्यायन। ऐसे क्वेश्चंस मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बहुत अच्छे से कवर करवाया है कि ऑप्शंस जो थे ना, वहाँ पे ऑप्शंस को ही हमने डिटेल में इतना पढ़ा है ना कि ये आपको याद हो गए होंगे कि कामसूत्र के लेखक कौन है, विशाख दत्त ने की रचना क्या है, ये सब कुछ। आगे देखते हैं हम लोग। प्राचीन भारत के एक विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी कनिष्क। तो किसके थे ये? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के धन्वंतरी थे दरबार में। आगे देखेंगे हम लोग। किस निम्नांकित स्थल के साथ गुप्त काल में भारत का घनिष्ठतम संबंध था? तो किसके साथ था? दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ गुप्त काल का घनिष्ठतम संबंध था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन अजंता गुफाओं के संबंध में नहीं है, संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में स्थित है, सही बात है। ऑप्शन बी बौद्ध कला से सज्जित है, ये भी सही है। ये प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों का दर्शाती है, नहीं ये गलत है। ये फूल पत्तियों के चित्र नहीं है, तो है, बिल्कुल है वहाँ पे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्राचीन भारत में तकनीकों को दर्शाती है, तो ऐसा नहीं है। आगे है, कुतुब मीनार के पास जो स्थित है मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध हुई थी? तो किस कारण हुई थी? उस उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के लिए। किस लिए हुई थी? उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण हुई थी। आगे है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था? 4 अश्वमेघ। तो ये कौन है? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी प्रवरसेन प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये कौन किए थे? प्रवरसेन प्रथम ने। किसने किया था? प्रवरसेन प्रथम ने। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस एक गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था? तो किसका नाम था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कुमारगुप्त और ऑप्शन डी उन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त का नाम भी देवगुप्त भी था, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त भी था। आगे है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से विचलित हुआ? तो ये कौन हुए थे? ये हुए थे गुप्त। इसको मार्क कर लेंगे हम लोग, ये हुए थे गुप्त। आगे है, गुप्त साम्राज्य के पतन से कई कारण है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही नहीं है? कौन सा कारण सही नहीं है? ऑप्शन ए हुन आक्रमण, ऑप्शन बी प्रशासन का सामंतीय ढांचा, ऑप्शन सी उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, या ऑप्शन डी अरब आक्रमण। तो इसका सही आंसर क्या है? अरब आक्रमण नहीं था। आगे है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन थे। किससे? वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। आगे है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं हैं? अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं हैं? तो कौन है ये? दिनार। क्या है ये? दिनार है, जो अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं हैं। आगे देखते हैं हम लोग। राजश्री कौन थी? राजश्री कौन थी? ऑप्शन ए हर्ष की माँ, ऑप्शन बी हर्ष के बड़े भाई की पत्नी, ऑप्शन सी हर्ष की पत्नी, या ऑप्शन डी हर्ष की बहन। तो ये कौन थी? हर्ष की बहन थी ये। राजश्री कौन थी? हर्ष की बहन थी। आगे है, थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो डायरेक्ट आंसर पे आते हैं हम लोग। तो ये कौन था? पुष्यभूति। ये कौन था? पुष्यभूति, ना कि यहाँ पे बलवर्धन या राज्यवर्धन। यहाँ पे सही आंसर है पुष्यभूति, जो कि वर्धन वंश का संस्थापक था। आगे है, असम का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम क्या था? कामरूप। क्या नाम था इसका? कामरूप। आगे है, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? तो ये मैंने पहले भी बताया आपको, जस्ट अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, अभी के पिछले वाले में नहीं, या मतलब नालंदा विश्वविद्यालय वाले में जो हमने पढ़ा है। तो ये कहाँ से रिलेटेड थे हर्ष? तो ये नालंदा से रिलेटेड थे। जब सेकेंड टाइम गौड़ वंश का जो शासक था, उसने जब इसको डिस्ट्रॉय किया था ना, गौड़ शासक ने, तब हर्ष ने ही रिपेयर करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय को। और पहली बार किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने। हुनों ने जब शासक किया था तो स्कंदगुप्त ने, और तीसरी बार तो बख्तियार खिलजी ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। आगे है, कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? रेशम के लिए। कौशेय का क्या अर्थ होता है? रेशम। आगे है, गुप्तोत्तर युग में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्तोत्तर युग में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शंस पे आएंगे हम लोग। कन्नौज, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी धार, या ऑप्शन डी देवगिरी। तो क्या हो जाएगा ये? कन्नौज। क्या था ये? कन्नौज। आगे है, उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका ना डायरेक्ट हम लोग आंसर देखते जाएंगे और बार बार इसको रिपीट करेंगे, ताकि एकदम दिमाग में सेट हो जाए कि उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था। ये कौन थे? कपिलेंद्र। ये कौन थे? कपिलेंद्र। ऐसे याद रखेंगे हम लोग। आगे है, 12वीं शताब्दी एडी में किस राजा के दरबार का सम्मान प्रसिद्ध कवि धोई द्वारा बढ़ाया गया था? तो किसका? लक्ष्मण सेन। किसका? लक्ष्मण सेन। आगे है, इनमें से क्या परमार राजा भोज के बारे में सही नहीं है?
क्या है, सही नहीं है। नहीं है पे एकदम फोकस करके रखना है, गलती नहीं करना है ये नहीं और है के चक्कर में। तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग, वह परमार वंश का सबसे महान राजा था, बिल्कुल सही है। उसने धार में भोजशाला महाविद्यालय स्थापित किया था, ये भी सही है। उन्होंने दवा, ज्योतिष, धर्म, व्याकरण, भवन निर्माण इत्यादि पर 2 दर्जन से अधिक पुस्तिकें भी लिखी, तो ये भी सही है। उनके राज्य में अरब व्यापारी सुलेमान आया था, तो ये गलत है, ये गलत है। तो सही आंसर हमारा गलत पूछ रहा है कि गलत इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन डी है। आगे है, इनमें से किसने अहमदाबाद शहर को खोजा और जो गुजरात की राजधानी और नहिलवार से बदली गई, तो किसने खोजा था? इसका सही आंसर क्या है? अहमद शाह। इसका सही आंसर क्या है? अहमद शाह। आगे है, पाल और प्रतिहार प्रशासन में पतल्ला से क्या तात्पर्य है? पतल्ला क्या थी पाल और प्रतिहार प्रशासन में? तो ये थी दान में जो दी गई थी ना भूमि, उसको पतल्ला बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पतल्ला। दान में दी गई भूमि को पाल और प्रतिहार प्रशासन में। आगे है, राजस्थान में जो माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, उसकी किस रूप में उसको जाना जाता है? तो दिलवाड़ा मंदिर के रूप में। किसके रूप में जाना जाता है? दिलवाड़ा मंदिर के रूप में। आगे है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था जिसने कन्नौज को अपनी शक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया? तो ये किसने बनवाया था? चंद्रदेव ने। किसने बनवाया? ये चंद्रदेव ने बनाया था। आगे है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक कौन था? ये क्वेश्चन भी आता है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो ये थे जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो जयदेव। और ये संरक्षक कौन थे इसके? तो ये थे लक्ष्मण सेन। कौन थे ये? लक्ष्मण सेन। आगे देखते हैं हम लोग, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? ऑप्शन ए चंदन बरदाई, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी जयानक और ऑप्शन डी नयन चंद्र। तो कौन है ये? जयानक। कौन है? जयानक। सही को मार्क कर लेंगे हम लोग एक बारी, जयानक। आगे देखते हैं, चंदेल राजवंश की नींव किसने डाली थी? तो किसने डाली थी? ये नन्नुक ने। किसने डाली थी? नन्नुक ने। आगे है, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास के गांव में गौड़ी राजवंश के मोहम्मद गौड़ी की हत्या की थी? तो किसने की थी? मूलराज सेकंड ने। किसने की थी? मूलराज सेकंड ने। आगे है, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हुए थे? तो किससे जुड़े हुए थे? ये परमार वंश से। राजा भोज जो थे परमार वंश से जुड़े हुए थे। आगे है, वह कौन कवि था जिसने पृथ्वीराज रासो ने एक कविता लिखी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है? तो ये किसने लिखी थी? चंद बरदाई ने। किसने लिखी थी? पृथ्वीराज रासो ने एक कविता जो लिखी थी पृथ्वीराज चौहान के जीवन के विषय में। तो ये कौन थे कवि? चंद बरदोई। कौन थे ये? चंद बरदोई। आगे है, खजुराहो का मतंगेश्वर मंदिर किससे समर्पित है? तो ये किससे है? भगवान शिव से। किससे है? भगवान शिव से। आगे है, मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा कौन सा मंदिर है? तो कौन सा मंदिर सबसे लंबा है? ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए है एलोरा का कैलाश मंदिर, ऑप्शन बी कोणार्क का सूर्य मंदिर, ऑप्शन सी उदयपुर की नीलकांतेश्वर मंदिर या ऑप्शन डी तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तो कौन सा मंदिर सबसे लंबा है? तो ये हो जाएगा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। क्या है? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। आगे है, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? तो किसने बनवाया था ये? तो ये बनवाया था कृष्णवन ने। किसने बनवाया था ये? कृष्णवन ने। कृष्णवन को मार्क करते हुए चलेंगे हम लोग। आगे है, किसने मामल्लपुरम नामक जो शहर था उसकी खोज करके महाबलीपुरम भी कहा जाता है, जिसको किसने की थी? तो ये किसने किया था? नरसिंह वर्मन ने। किसने किया था? मामल्लपुरम नामक शहर खोजा था जिसे महाबलीपुरम भी कहा जाता है, ये किसने किया था? नरसिंह वर्मन वन ने। आगे है, बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कृतिवर्मन, ऑप्शन बी विक्रमादित्य वन, ऑप्शन सी पुलकेशिन वन, ऑप्शन डी विजयादित्य। तो ये कौन थे? ये कौन थे? ऑप्शन सी पुलकेशिन वन। ये कौन थे? पुलकेशिन वन। ऐसे क्वेश्चन ना आपको पुलकेशिन वन या पुलकेशिन द्वितीय करके भी याद रखने होंगे, क्योंकि ना पुलकेशिन वन भी थे और पुलकेशिन द्वितीय भी थे, तो बस पुलकेशिन से काम नहीं चलने वाला है, तो पुलकेशिन वन ऐसे करके याद रखना है। आगे है, कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध बैकुंठ परुलम मंदिर बनवाया था? तो किसने बनवाया था? नंदीवर्मन द्वितीय ने। किसने? नंदीवर्मन द्वितीय ने। आगे है, प्रारंभिक 10वीं शताब्दी में किस साम्राज्य का एक अरब यात्री अल मसूदी ने दौरा किया था? तो किसके टाइम में किया था? इंद्र तृतीय के टाइम में अल मसूदी आया था। कौन आया था? अल मसूदी। आगे है, किसने एलोरा में दशावतार और रावण का मंदिर बनाया था? दशावतार और रावण का मंदिर बनाया था। किसने बनाया था? तो दंती दुर्ग ने बनाया था। किसने? दंती दुर्ग ने बताया था। आगे है, बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमांक चरित्र के लेखक कौन है? तो ये कौन है? बिल्हन। ये कौन है? बिल्हन, जो कि बादामी के जो चालुक्य है
उसके महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत जो है विक्रमांक चरित्र, उसके लेखक हैं बिल्हन। आगे देखते हैं हम लोग, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में मान्यखेर अपनी राजधानी बदली? तो ये कौन है? ऑप्शन ए इंद्र द्वितीय, ऑप्शन बी कृष्ण द्वितीय, ऑप्शन सी अमोघवर्ष वन, ऑप्शन डी गोविंद। तो ये कौन थे? अमोघवर्ष वन। कौन थे? अमोघवर्ष वन। आगे है, शैलेंद्र शासकों के साम्राज्य को किस चोल राजा ने समुद्री मार्ग भेजकर विजित किया? तो ये किसने किया था? ऑप्शन देखेंगे हम लोग, विजयालया, ऑप्शन बी राजराजा वन, ऑप्शन सी राजेंद्र वन, या ऑप्शन डी परांतक। तो ये किसने किया था? ऑप्शन सी राजेंद्र वन ने शैलेंद्र शासकों के साम्राज्य में कौन चोल राजा थे जिन्होंने समुद्री मार्ग से भेजा था, विजित किया था? तो ये कौन थे? राजेंद्र वन। आगे है, कौन से चोल शासक ने पल्लवों को तख्ता पलटकर पल्लव राज्य पर अधिकार कर लिया था? तो ये किसने किया था? परांतक वन ने। किसने किया था? ये परांतक वन ने। चोल शासकों ने पल्लवों का तख्ता पलट कर दिया और पल्लव राज्य पर अधिकार कर लिया। तो ये चोल शासक कौन थे? ये थे परांतक वन। आगे देखेंगे हम लोग, किस चालुक्य वंशी शासक ने अपना राजदूत फारस के शाह खुसरो के दरबार में भेजा? तो ये किसने भेजा था? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने भेजा था? पुलकेशिन द्वितीय ने फारस के शाह खुसरो के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। और पुलकेशिन द्वितीय कौन से वंश के थे? तो ये चालुक्य वंश के थे। ऐसे भी याद रखना है हम लोग को। आगे है, महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था? समुद्र तट पर किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने। किसने? नरसिंह वर्मन ने। आगे देखेंगे हम लोग, और भी है क्या यहाँ पे क्वेश्चन? हाँ, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उसका बस ना सही आंसर देखेंगे हम लोग। तो कहाँ थी? उड़ैयूर। कहाँ थी? उड़ैयूर। आगे है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपादित हिरण्यगर्भ में यज्ञ में गुज्जर राजा आदि ने द्वारपालकों का कार्य किया था? तो कौन थे? दंती दुर्ग। कौन थे? दंती दुर्ग। आगे है, पाल राजा देवपाल एक द्रविड़ राजा को हराने का दावा करता है, जिसका तादात्म्य किससे किया जाता है? जिसका तादात्म्य किससे किया जाता है? ये हिंदी ना कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ही टफ हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, तादात्म्य। बहुत ज़्यादा टफ वर्ड है ना ये, कि किससे किया जाता है, इस टाइप के। और ये क्वेश्चंस भी ना इतने मतलब इतना ज़्यादा भी ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि एग्जाम में छप जाएगा एकदम। तो इसको ऐसे ना अमोघ वर्ष करके और आगे वर्ष बढ़ जाना है। ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे यार इतने, मतलब इतने ज़्यादा डेप्थ में। और ये ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे तो बच्चा तो पागल ही हो जाएगा फिर। आगे है, चालुक्य राजधानी को मान्यखेड़ से कल्याणी कौन ले गया था? ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए, सोमेश्वर प्रथम। ये एकदम सही क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा से अच्छे वर्ड में दिया हुआ है कि चालुक्य राजधानी को मान्यखेड़ से कल्याणी कौन ले गया था। देखिए कितना सिंपल वर्ड में दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम पूरा भारी भारी कि पाल राजा देवपाल एक द्रविड़ राजा को हराने का दावा करते हैं, जिसका तदात्म्य किसने किया था। अरे भाई साहब, एकदम अमोघ वर्ष तो भाई क्या ही बोला जाए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी? ऑप्शन ए आदि पुराण, ऑप्शन बी गणित सार संग्रह, ऑप्शन सी शाक्तायन, ऑप्शन डी कवि राजमार्ग। तो किसने अमोघ वर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ये किसने कौन सी पुस्तक है? ये कवि राजमार्ग। और ये राजा अमोघ वर्ष जो थे ये राष्ट्रकूट शासक थे। कौन थे? ये राष्ट्रकूट शासक थे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसका वध करके वातापी कोंड का किताब हासिल किया था? तो ये किसने किया था? नरसिंह वर्मन वन ने। किसने किया था? नरसिंह वर्मन वन ने। आगे देखेंगे हम लोग, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो यह कहाँ पे हुई थी? मेहरगढ़ में। ये कहाँ पे हुई थी? मेहरगढ़ में। आगे है, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व में भेजा था? तो ये कौन भेजे थे? ये चेर भेजे थे। ये कौन भेजे थे? चेर भेजे थे। आगे है, महान साहित्यकार वाक्यपति और भवभूति किसके दरबार की शोभा बढ़ाते? तो ये किसके दरबार की? यशोवर्मन के दरबार के थे। ये यशोवर्मन के दरबार के थे। भवभूति और वाक्यपति कौन थे? ये भवभूति और वाक्यपति यशोवर्मन के दरबार के। आगे है, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है? भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चंस है ये कि दजला फरात, देखिए ना, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है? इसका डायरेक्ट आंसर देखेंगे, मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया। आगे है, भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला फारसी शासक कौन था? तो ये कौन था? डेरियस प्रथम। ये कौन था? डेरियस प्रथम। आगे है, तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक कौन थे? तो ये कौन थे? पेरून
पेरुन देवनार, ये कौन थे? पेरुन देवनार। तमिल में महाभारत, तो तमिल में रामायण के कौन थे? तो ये थे कंबन। ये कौन थे? कंबन। ऐसे भी याद रखना है, तमिल में रामायण तो ये है कंबन, और तमिल में महाभारत तो पेरुन देवनार। आगे है, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जो चिकित्सक नहीं था? जो चिकित्सक नहीं था, नहीं था पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन देखेंगे हम लोग, सुश्रुत ये तो थे, चड़क ये भी थे, चाड़वाक, चाड़वाक नहीं थे, धनवंतरी ये भी थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? चाड़वाक। आगे है, मलक्का कैम्बे के बिना नहीं रह सकता और ना कैम्बे मलक्का के बिना। अगर उन्हें बहुत धनी और समृद्ध बनना हो, एशियाई व्यापार के विषय में यह टिप्पणी किसने की थी? इसका सही आंसर बस देखेंगे तो बारबोसा ने की थी। किसने की थी? बारबोसा ने। आगे है, संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ है? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए शाही कोर्ट, ऑप्शन बी कवियों की सभा, ऑप्शन सी धार्मिक नेताओं की सभा, और ऑप्शन डी नदियों का मिलन। अगर जिसे नहीं पता हो ना सही सही आंसर, और अगर आदमी गेस भी करता है ना कि क्या हो सकता है इसमें से, तो इसमें ना हम लोग नदियों के मिलन पे चले जाते हैं, क्योंकि संगम होता है कि नदियों का संगम होता है, तो वैसा वाला। पर इसका सही आंसर होगा ना, कवियों की सभा थी। क्या थी? कवियों की सभा थी, ना कि नदियों का मिलन था। तो आगे देखेंगे हम लोग कि कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। आगे है, महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों, इसको ना अनटचेबिलिटी पढ़े ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये काफ़ी हिंदी वर्ड ना कुछ कुछ बहुत ज़्यादा ही टफ हो जाते हैं। तो अनटचेबिलिटी का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन ए, उनके मंदिर प्रवेश द्वारा, ऑप्शन बी, उन्हें सहायता प्रदान करके, ऑप्शन सी, उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु को अलग करके, और ऑप्शन डी, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। आगे देखते हैं हम लोग, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो किसने दिया था? ये लोग तो ऑप्शन देख लेंगे हम लोग, वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। तो ये लोग तो हमारे चंपारण सत्याग्रह से बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं है। महादेव देसाई और मणिबेन पटेल ये भी नहीं है। तो कौन है? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो किसने? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, चंपारण सत्याग्रह 1917 वाला। आगे देखेंगे हम लोग, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? यहाँ पे भी पूछ रहा है कि कौन नहीं था। ऑप्शन ए है FG सिलाई, ऑप्शन बी है यहाँ पे DJ अजीत, ऑप्शन सी है यहाँ पे अनुग्रह नारायण, और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो उसके ना कमेटी के ना सदस्य नहीं थे ये, अनुग्रह नारायण कमेटी के सदस्य नहीं थे, और FG सिलाई थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि FG सिलाई वाला, और महात्मा गांधी तो थे ही, लेकिन FG सिलाई भी थे। आगे देखेंगे हम लोग कि निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं रखता है? ऑप्शन ए, इंद्र नारायण द्विवेदी, ऑप्शन बी, गौरी शंकर मिश्रा, ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय। तो कौन है इसमें? जवाहरलाल नेहरू नहीं है। आगे है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, सरकार को लगान देना बंद करना, ऑप्शन बी, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, ऑप्शन सी, सत्याग्रह की समाप्ति, ऑप्शन डी, लगान का नगद में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लगान का नगद में परिवर्तन। क्या हो जाएगा इसका? लगान का नगद में परिवर्तन। और एक आंदोलन हुआ कब था? तो ये हुआ था ना 1921 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1921 में हुआ था। आगे है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किसने की थी? स्वामी सहजानंद में। और अखिल भारतीय किसान सभा कब हुआ था? ये हुआ था 1936 में। और फर्स्ट सेशन इसका कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था ना लखनऊ में। ये मैंने ना पिछले वीडियो में भी अच्छे से कवर करवाया है, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी प्लीज़ जाके देख ले, क्योंकि ये ना 2100 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जो ना वो सेकंड वीडियो है और ये थर्ड वीडियो है। ठीक है, ये उसका थर्ड वीडियो है। तो आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि उसमें ना मैंने 200 करके 400 प्रश्नों को सॉल्व करवाया है अब तक, और उसमें ना हर एक ऑप्शन को अच्छे से और डिटेल में कवर करवाया है। यहाँ पे ना ये जो 200 क्वेश्चन है और बहुत सारे ऑप्शन को हम लोग बस आंसर मार्क करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने उसको अच्छे से कवर करवा रखा है। इसलिए यहाँ पे जो जो ऑप्शन बस नए हैं ना, उसको मैंने डिटेल में कवर करवाया है। तो ये कब हुआ था? 1936 में। और कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। आ गया ये सेम क्वेश्चन कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में। आगे देखते हैं हम लोग, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? ऑप्शन ए, जमींदारों के हिस्सेदार को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना,
ऑप्शन बी, भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना। ऑप्शन सी, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत। या ऑप्शन डी, कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जमींदारों के हिस्सेदारों के फसल को आधे भाग से कम करके 1/3 करना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह किससे रिलेटेड है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। किससे? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। आगे है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन किससे रिलेटेड है? तो ये डायरेक्ट हो जाएगा विनोबा भावे। किससे हो जाएगा ये? विनोबा भावे। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? ये है लाला लाजपत राय। ये कौन थे? लाला लाजपत राय। और हुआ कब था ये ट्रेड यूनियन कांग्रेस? तो ये हुआ था 1920 में। कब हुआ था ये? 1920 में। आगे देखते हैं हम लोग, मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी हुई थी 1920 में। आगे देखेंगे हम लोग, सही आंसर है ना 1920? हाँ बिल्कुल सही है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकरण चरण का समय कब था? तो ये था 1926 से 39। आगे है 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये कौन था? ये था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। और जालियांवाला बाग हुआ कब था? कब हुआ था जालियांवाला बाग? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आगे देखते हैं हम लोग, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो ये कौन सा था? असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। आगे देखेंगे हम लोग, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया, वो कौन सी थी? तो वो थी केसरे हिंद की उपाधि। वो कौन सी थी? केसरे हिंद की। और एक और उपाधि थी ना, राय बहादुर। ये किसकी उपाधि थी? राय बहादुर की उपाधि थी जमनालाल बजाज की। इन्होंने भी वापस कर दिया था असहयोग आंदोलन के समय। राय बहादुर किसने किया था? ये जमनालाल बजाज। आगे है, निम्नलिखित में से कौन चौड़ी चौड़ा कांड का वास्तविक तिथि थी? चौड़ी चौड़ा कांड है ना, तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922, ऑप्शन बी 4 फरवरी 1922, ऑप्शन सी 2 फरवरी 1922 और ऑप्शन डी 6 फरवरी। तो यहाँ पे ना गलत लिखा हुआ था ए, यहाँ पे ना बी होना चाहिए, 4 फरवरी 1922। आगे है, स्यादवाद का सिद्धांत किससे है? तो ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, तो इसको बस आंसर इसका देखते जाएंगे। तो जैन धर्म है। स्यादवाद किससे है? जैन धर्म से। आगे है, प्राथमिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? तो किस में लिखी गई है ये? अर्ध मगधी में। किस में? अर्ध मगधी में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्धर क्षेत्र माना जाता है? तो कौन सा है ये? समेध शिखर। क्या है ये? समेध शिखर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग्य नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? थेरी गाथा। ये किससे है? बुद्धिज्म से है। थेरी गाथा किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है। थेरी गाथा बुद्धिज्म से रिलेटेड है। आगे देखेंगे हम लोग, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र थे। आगे है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन बना? तो ये कौन बना? जमाली। ये कौन बना? जमाली। उनका दामाद था ना, जमाली उनका दामाद था। आगे देखेंगे हम लोग, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर का संपादन हुआ था? तो कब हुआ था ये? पाटलिपुत्र में। कब हुआ था ये? पाटलिपुत्र में। आगे है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? मखली गोसाल। कौन थे ये? मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आगे है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि वह भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? मनुष्य असमय होता है। मनुष्य अच्छा, आगे के कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। मनुष्य असमय होता है या पता नहीं क्या। इसका सही आंसर देखेंगे हम लोग कि सही आंसर क्या है इसका? आजीविकों ने बताया। किसने बताया था? आजीविकों ने। आगे है, कौन सा संप्रदाय नियति की अटलता में विश्वास करता है? कौन सा संप्रदाय नियति की अटलता में विश्वास करता है? तो कौन सा संप्रदाय है ये? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय किससे रिलेटेड है? अभी मैंने बताया ना आप लोगों को कि आजीवक संप्रदाय किससे रिलेटेड है? तो मखली गोसाल से। भूलना नहीं है इसको बिल्कुल भी। आगे है, बराबर की गुफाओं को प्रयोग कर किसने आश्रय गृह के रूप में किया? किसने किया? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो किसने किया था? आजीविकों ने। किसने किया था? आजीविकों ने। आगे है, बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो कौन सा है ये? कौसाम्बी। कौन सा है ये? कौसाम्बी। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। 200 क्वेश्चंस को हमने अच्छे से सॉल्व किया है। हर एक ऑप्शंस को हमने डिटेल में पढ़ा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजो यार।
मतलब भेज ही दो, अब कितना वेट करवाओगे? भेज दो अपने दोस्तों को भी, उनको भी दिखाओ कि आपको भी मिल रही है अच्छी-अच्छी वीडियोज़, अच्छी आवाज़ों में मिल रही है आपको वीडियोज़, तो आप लोग भी सुन सकते हैं और शेयर करिए प्लीज़। करिए, और जो भी क्वेरीज़ हो आपकी, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मतलब मेरा मतलब था कि अगर आपको कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।